नमस्कार दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, प्रकृति का जायका विद सरोज सुनील चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। लेह लद्दाख ट्रिप की तैयारी कैसे करें, इस विषय पर हमारा यह वीडियो पार्ट 2 है। हमने वीडियो पार्ट 1 में लेह कब जाएं, कितने दिनों का ट्रिप प्लान करें, एक्यूट माउंटेन सिकनेस, ऑक्सीजन की कमी और कौन कौन से प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं, इन सब की जानकारी दी थी। साथ में कुछ महत्वपूर्ण टिप्स भी। अगर आपने पार्ट 1 वाला वीडियो न देखा हो तो उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि ये दोनों वीडियोस एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों वीडियोस देखने के बाद ही आप सही ढंग से लेह लद्दाख ट्रिप की प्लानिंग कर सकेंगे। वीडियो पार्ट 1 का लिंक हमने इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। इसके साथ ही हमने अपने पूरे लेह लद्दाख भ्रमण के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं, उसके भी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। ये सभी वीडियोस आप दिए गए लिंक से देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं लेह लद्दाख ट्रिप के बजट के बारे में। लेह लद्दाख ट्रिप के लिए बजट एक महत्वपूर्ण डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है। कास्ट ऑफ ट्रिप कई बातों पर निर्भर करता है। मसलन आप किस महीने में ट्रिप प्लान करते हैं, कितने दिनों का प्लान करते हैं, लेह किस मोड से पहुंचना चाहते हैं, वाया श्रीनगर या मनाली बाई रोड या बाई फ्लाइट, सोलो ट्रैवलर हैं, सिर्फ एक कपल हैं या 2-3 कपल्स हैं, या 10-15 या ज़्यादा लोगों का बड़ा ग्रुप है, लोकल साइट सीइंग बाइक से करना चाहते हैं, शेयर टैक्सी से, या अपने लिए एमयूवी हायर करके या ट्रैवलर से, किस स्टैंडर्ड के होटल में ठहरना चाहते हैं, आपकी फूड हैबिट्स क्या हैं, एक्टिविटीज़ कौन कौन सी करेंगे, वगैरह वगैरह। यहाँ पर हम टूरिस्ट्स को 2 कैटेगरी में रखते हुए बजट के बारे में कुछ हिंट्स दे सकते हैं। सोलो ट्रैवलर या एक कपल जो शेयर टैक्सी से लेह लद्दाख घूमना चाहते हैं और जो कोई पैकेज लेना नहीं चाहते हैं। दूसरे ऐसे टूरिस्ट जिनका 4 से 6 लोगों का ग्रुप है, जो प्राइवेट एमयूवी या एसयूवी से टूरिस्ट प्लेसेस जाना चाहते हैं और जो किसी साइट से पैकेज लेने के इच्छुक हैं। पहली कैटेगरी में शामिल लोगों को लेह में, नुब्रा वैली में और पेंगांग लेक में 700 से 1000 के बीच पर पर्सन एक बेड मिल जाएगा, किसी हॉस्टल में या होम स्टे में या किसी कैंप में। यदि लेह के किसी होटल में रुकना चाहते हैं तो थोड़ा बजट बढ़ सकता है। पेंगांग लेक के मिरक गांव और मान गांव में ऐसे होम स्टे भी उपलब्ध हैं जो इस बजट में आपको मील भी दे सकते हैं। इनमें जो कपल्स हैं वे पहले पता कर लें कि उनके स्टे में वॉशरूम अटैच्ड है या शेयर्ड है। नुब्रा वैली और पेंगांग लेक के लिए इनर लाइन परमिट लेने की आवश्यकता पड़ती है, जिसकी फीस 540 रुपये पर पर्सन है। यह सभी को अलग अलग लेनी पड़ती है। इसे 1-2 दिन पहले ऑनलाइन या लेह ऑफिस जाकर ले सकते हैं। इसके लिए आपके पास आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए। लेह मार्केट के आसपास ऐसी कई एजेंसीज हैं जो शेयर टैक्सी उपलब्ध कराती हैं। लेह से नुब्रा वैली और पेंगांग लेक का ट्रिप 3 नाइट्स 4 डेज का बनता है, 2 रात नुब्रा में और 1 रात पेंगांग। इसका टैक्सी फेयर 28,000 से 30,000 के रेंज में है। जितने लोग होंगे उनके बीच यह डिवाइड हो जाता है। एक कपल के लिए भी यह सस्ता पड़ेगा, क्योंकि तब उन्हें लगभग 12,000 रुपये देने पड़ेंगे, जबकि अलग से अपने लिए पूरी टैक्सी हायर करने पर 25,000 से 30,000 रुपये तक देने पड़ सकते हैं। जो बाइकर्स हैं उन्हें 1,200 रुपये से 2,000 के बीच रेंट पर बाइक मिल जाएगी, जो इस पर निर्भर करता है कि आप बाइक कौन सी लेना चाहते हैं। अब आप अपनी कास्ट में ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर पर होने वाले खर्च को भी जोड़ लें। खाने के मामले में लेह कोई महंगा शहर नहीं है। इसके अलावा हॉल ऑफ फेम का टिकट लगभग 350 रुपये पर पर्सन है, जिसमें एंट्री फी और लाइट एंड साउंड शो शामिल है। नुब्रा में कैमिल सफारी का 350 रुपये पर पर्सन रेट है। यहीं पर खलसर के पास एटीवी राइड 1000 रुपये के लगभग मिल जाएगा। पेंगांग में स्कूटी पर फोटो खिंचाने के 100 रुपये और याक पर 350 रुपये लगते हैं।
हुंडर या नुब्रा से यदि आप तुर्तुक जाना चाहते हैं तो अपनी एजेंसी से बात कर सकते हैं, तब 800 रुपये की कास्ट पर पर्सन बढ़ सकती है। अब आप इसमें अपने सिटी से ले पहुंचने का फेयर जोड़ लें, ट्रेन प्लस रोड या फ्लाइट कास्ट। अगर अनुमान लगाएं तो 6 नाइट 7 डेज के लिए पर पर्सन 20,000 रुपये से 25,000 रुपये के बीच कास्ट आ सकती है और 7 दिनों के लिए 23,000 से 28,000 के रेंज में। दूसरी कैटेगरी यानी वे लोग जो कोई पैकेज लेना चाहते हैं, उनके लिए हम लेह लद्दाख जैसे ट्रिप के लिए पैकेज लेने का एडवांटेज बता देते हैं। फ्लाइट टिकट, इनर लाइन परमिट, होटल बुकिंग, कैब या एसयूवी आदि की व्यवस्था ट्रैवल कंपनियां खुद ही करती हैं। इन सब की कास्ट इस पैकेज में शामिल होती है। साथ ही इनका एक सपोर्ट सिस्टम भी होता है। आप इनसे बात करके अपने मन मुताबिक पैकेज चुन सकते हैं, 6 नाइट 7 डेज या 7 नाइट 8 डेज का, या जो भी आपको ठीक लगे। किस होटल में या कैंप में आप ठहरना चाहते हैं, इसके लिए खुद ही आप अलग अलग ऑप्शन दे सकते हैं। पैकेज में आप डिनर और ब्रेकफास्ट ऐड करा सकते हैं। ऐसे में सिर्फ आपको लंच ही बार करने की ज़रूरत होगी। इनकी गाड़ी एयरपोर्ट या होटल आपको लेने आमतौर पर समय पर पहुंच जाती है। इससे आपका समय भी बचता है और कोई चिंता भी नहीं रहती है। हम विशेषकर सीनियर कपल्स को पैकेज लेने की ही सलाह देंगे। जो बड़े ग्रुप में ट्रैवल करते हैं उनकी कास्ट 3,000 रुपये पर पर्सन कम हो सकती है। ट्रैवलर में यात्रा करने पर आमतौर पर एजेंसीज ऑक्सीजन सिलेंडर भी प्रोवाइड करती हैं, जबकि कैब या एसयूवी हायर करने पर उसकी व्यवस्था खुद करनी पड़ती है। ब्रेकफास्ट और डिनर के साथ 6 नाइट 7 डेज पैकेज की कास्ट पर पर्सन 27,000 से 32,000 के मध्य और 7 नाइट 8 डेज की कास्ट 30,000 से 40,000 के मध्य हो सकती है। किसी भी कंपनी से पैकेज बुक करते समय इस बात पर ज़रूर ध्यान दें कि किस कंपनी का सपोर्ट सिस्टम अच्छा है। जब किसी एक कंपनी का कोई पैकेज जिन डेट्स में आपने फाइनल किया हो, उसे बुक करने से पहले उसके एडवांस पेमेंट और कैंसिलेशन पॉलिसी को भी चेक कर लें। इसके बाद सेम पैकेज सेम डेट्स में अलग अलग ट्रैवल कंपनियों के पोर्टल पर चेक करें, कास्ट कंपैरिजन करें और फिर तय करें कि किस कंपनी का पैकेज लेना बेहतर होगा। यह वीडियो थोड़ा विस्तार से जानकारी देने के कारण लंबा ज़रूर हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स बचे हुए हैं, इसलिए यह वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। लद्दाख सिटी में खाना हर वैरायटी का उपलब्ध है, वेज और नॉन वेज, साउथ इंडियन से लेकर नॉर्थ इंडियन, कश्मीरी और तिब्बती भी। चांगस्पा रोड पर ठहरने के कई होटल्स और इन्हीं के आसपास कई रेस्टोरेंट और ढाबे भी हैं जो वेज और नॉन वेज दोनों उपलब्ध कराते हैं। लामायरू रेस्टोरेंट, द वोक, तिब्बतन किचन, जर्मन बेकरी और मोनालिसा अच्छे ईटिंग पॉइंट्स हैं। लेकिन अगर आपको डोसा, उत्पम और चाट खाना हो तो इसके लिए तिब्बत मार्केट के निकट मिठाई व लेह अच्छा रेस्टोरेंट है। यहाँ का डोसा मुझे बहुत पसंद आया था। नुब्रा वैली जाते समय खरदुंगला पास क्रॉस करने के बाद खलसर आता है। यहीं कई ढाबे हैं, आप लंच यहीं कर सकते हैं। यहाँ की दाल फ्राई और मिक्स वेज बहुत ही स्वादिष्ट है। नुब्रा वैली और पेंगांग लेक में आपको सिर्फ वेजिटेरियन फूड मिलेगा, यह ध्यान रखिए। पेंगांग जाते समय चांगला पास क्रॉस करने के बाद दुर्बुक से थोड़ा आगे कई रेस्टोरेंट हैं जहां आप खाना खा सकते हैं। एक अच्छा आइडिया यह होगा कि आप लंच यहां करने के बजाय पैक करा लें और थोड़ा आगे बढ़ने पर लेफ्ट साइड में जो स्ट्रीम दिखती है उसके पास या उसके किनारे बैठकर खाना खाएं और पूरे वातावरण को एंजॉय करें। लेह सिटी में शॉपिंग के लिए लेह मार्केट, तिब्बत मार्केट और इसके आसपास ढेर सारी दुकानें हैं। लेह में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है,
लगभग सारी चीज़ें बाहर से ही आती हैं। हो सकता है कि यहाँ पर चीज़ें आपके अपने शहर से महंगी मिलें। हाँ, अगर आप पहले दिन हॉल ऑफ फेम जाते हैं तो इस भवन के अंदर ही सेना द्वारा संचालित एक छोटा सा शॉपिंग सेंटर है, जहाँ से ड्राई फ्रूट्स, कुछ वूलन कपड़े, केसर आदि खरीद सकते हैं। यहाँ पर रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। लेह पहुँचने पर अपने होटल में ज़्यादा और कठिन एक्सरसाइज न करें। हल्की एक्सरसाइज और अनुलोम विलोम प्राणायाम तक ही अपने को सीमित रखें। इससे एक्यूट माउंटेन सिकनेस का रिस्क कम रहेगा। लेह लद्दाख की पूरी यात्रा के दौरान आप पानी खूब पिएं। ड्राई फ्रूट्स, स्नैक्स, फ्रूट्स, पानी की बोतल आदि आपकी गाड़ी में ज़्यादा मात्रा में आपके पास होना चाहिए। लेह मार्केट से खुबानी खरीदें, जो यहाँ फुटपाथ पर खूब बिकता है। इसके अपने भी फ़ायदे हैं। यहाँ की खुबानी का स्वाद आपको पसंद आएगा। खरदुंगला पास पहुँचने पर यदि आपको ज़रा सा भी सांस लेने में तकलीफ़ हो तो बेहतर होगा कि आप अपनी गाड़ी से नीचे उतरने के पहले ही अपने ऑक्सीजन कैन या सिलेंडर से थोड़ा सा ऑक्सीजन ले लें। यहाँ पर 15-20 मिनट से ज़्यादा ना रुकें और एक्टिविटीज़ भी ज़्यादा ना करें। जल्दी ही नुब्रा वैली के लिए प्रस्थान करें। इससे AMS से आप अपना बचाव कर सकेंगे। वैसे हम आपको यह जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ हम 4 सीनियर सिटीजन्स को ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अपनी लद्दाख यात्रा के दौरान प्लास्टिक की बोतल या पॉलीथीन बैग वगैरह कहीं ना फेंकें और रास्ते में किसी तरह का प्रदूषण न फैलाएं। सीनियर सिटीजन्स के लिए हमारी पहली सलाह यह है कि अगर आप किसी साइट के ज़रिए या सीधे ही होटल बुकिंग कर रहे हैं तो बुकिंग के समय ही रिक्वेस्ट कर दें कि आपका रूम फर्स्ट फ्लोर से ऊपर नहीं होना चाहिए। इससे लेह पहुंचने पर आपको ज़्यादा सीढ़ियां नहीं चढ़नी होंगी और AMS से बचाव हो सकेगा। लेह के लिए डिपार्चर से 2 दिन पहले भी इस बारे में आप होटल मैनेजर से कंफर्म कर लें। दूसरी सलाह यह है कि एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद कार पार्किंग तक अपनी लगेज ट्रॉली खुद न खींचें। हालांकि यह डिस्टेंस मुश्किल से 50 मीटर ही है, लेकिन हल्का सा स्लोप है। ध्यान रखें कि आप अभी एक्लिमेटाइज नहीं हुए हैं। ट्रॉली से लगेज खींचने से भी आपको थकान या सांस लेने में प्रॉब्लम आ सकती है। आप अपनी ट्रॉली कैब ड्राइवर को पकड़ा सकते हैं। तीसरा, अगर लेह सिटी में फर्स्ट टाइम चेकिंग करते समय और लास्ट टाइम चेकआउट करते समय आपका होटल सेम है तो बीच में नुब्रा वैली और पेंगांग लेक के लिए आप चाहें तो सारा सामान न ले जाएं, उसी होटल में कुछ सामान छोड़ दें और उस होटल के क्लॉक रूम में रखवा दें। चौथी सलाह उनके लिए है जिन्हें घुटने में या थोड़ा बहुत चलने फिरने में तकलीफ है। वे अपनी लेह लद्दाख यात्रा के दौरान उन अट्रैक्शन पॉइंट्स को छोड़ सकते हैं जहां उन्हें ज़्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ सकती हैं, जैसे लेह पैलेस, शे पैलेस, हेमिस मोनेस्ट्री और थिक्से मोनेस्ट्री। इन स्थानों पर 80 से 100 सीढ़ियों की चढ़ाई है। शांति स्तूप में इससे कुछ कम सीढ़ियां हैं, लेकिन आप चाहें तो इसे भी छोड़ सकते हैं। नुब्रा वैली में डिस्किस्ट मोनेस्ट्री ज़रूर जाएं वहां का बुद्धा स्टैचू देखने के लिए, क्योंकि यहाँ मात्र 10-12 सीढ़ियाँ हैं। यहाँ से पूरे नुब्रा वैली का व्यू बहुत ही सुंदर दिखता है। इन 4-5 स्थानों को अगर आप छोड़ देते हैं तो फिर पूरे लेह लद्दाख के ट्रिप में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शाम वैली के सभी पॉइंट सपाट सतह पर हैं। लेह मार्केट भी प्लेन पर है। खरदुंगला में आप गाड़ी से रोड पर उतरेंगे जहां कोई आपको चढ़ाई नहीं करनी है, और नुब्रा वैली तो प्लेन पर है ही। सैंड ड्यून पर कैमल सफारी में भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये 2 हम्प वाले छोटे ऊंट हैं। इसी तरह पेंगांग लेक भी सपाट सतह पर है। इस प्रकार हर जगह ही आपको अपनी गाड़ी से उतरकर थोड़ा बहुत ही पैदल प्लेन पर चलना है। इस तरह
सीनियर सिटीजन्स भी अपनी पूरे लेह लद्दाख ट्रिप को आसानी से पूरा कर सकते हैं। आप सभी के लिए अगली सलाह यह है कि एयरपोर्ट कम से कम 3 घंटे पहले पहुंचें। हमारा निजी अनुभव लेह में यह था कि सभी यात्रियों के एयरपोर्ट पहले पहुंच जाने के कारण सबकी बोर्डिंग समय से काफ़ी पहले हो गई थी। हमारी फ़्लाइट ने लेह एयरपोर्ट से शेड्यूल टाइम से 30 मिनट पहले उड़ान भरी। दिल्ली एयरपोर्ट हम 50 मिनट पहले लैंड कर गए। मात्र 1.5 घंटे की यात्रा में 50 मिनट पहले पहुंचने का यह हमारा पहला अनुभव था। इससे पहले कि हम आपको यह बताएं कि आप अपना पेंगोंग लेक ट्रिप कैसे एंजॉय करें, हम आपसे एक घटना का जिक्र करना चाहते हैं और इसके आधार पर आपको एक सुझाव देना चाहते हैं। हमें लेह के होटल में एक ऐसा परिवार मिला जिसे लेह से अपने डिपार्चर के दिन ही एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। जब यह परिवार एयरपोर्ट पहुंचा तो वहां उसे पता चला कि उनकी फ़्लाइट उनके डिपार्चर टाइम से 4 घंटे पहले ही जा चुकी है। अब आप सोच सकते हैं कि 4-5 लोगों की फैमिली का लेह में एक दिन 2 कमरे का स्टे, लंच और डिनर पर होने वाला एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, लेह से 4-5 लोगों की कॉस्टली फ़्लाइट टिकट्स, दिल्ली से आगे के ट्रेन टिकट्स आदि पर कितना बर्डन आया होगा। अब पहला सवाल यही उठता है कि उन्हें फ़्लाइट के अर्ली डिपार्चर का मैसेज क्यों नहीं मिला। यही मैं आपको बताना चाहता हूँ। कारण यह था कि उनकी सारी बुकिंग्स, जो कि आमतौर पर डिपार्चर से काफ़ी पहले करा ली जाती है, प्रीपेड सिम से हुई थी। प्रीपेड सिम लेह लद्दाख में काम नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर प्रीपेड सिम पर उन्हें कोई मैसेज रिसीव नहीं हुआ। इस घटना को देखते हुए हमारी सलाह है अगर आपके पास पहले से पोस्टपेड सिम नहीं है तो हमारा सुझाव यह है कि आप डिपार्चर से अपने शहर में 2-4 दिन पहले पोस्टपेड सिम का प्रबंध करने के बजाय आप जब भी अपना पैकेज लें या अलग से फ़्लाइट्स के टिकट बुक करें तो यह करने से पहले ही पोस्टपेड सिम ले लें और उसी से अपना पैकेज या अपने टिकट्स बुक करें। यहाँ यह भी ध्यान रखें कि फ़्लाइट प्रीपोन ही नहीं, किसी भी वजह से कैंसिल या पोस्टपोन भी हो सकती है। ऐसे में आपको अपने शेड्यूल डिपार्चर से पहले ही इस संबंध में मैसेज मिल जाएगा। पेंगोंग लेक का ट्रिप लेह लद्दाख टूर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारी तरफ से पहला सुझाव यह है कि आप अपने पेंगोंग लेक स्थित कैंप या होम स्टे में दोपहर 3 बजे तक पहुंच जाएं, पर लेक से आकर्षित होकर इसके तट पर तुरंत न जाएं। वहां पहुंचने के तुरंत बाद अपने कैब ड्राइवर से अपने टेंट में ऑक्सीजन सिलेंडर सेट करा लें और इससे इस्तेमाल करने का तरीका पूछ लें। लगभग 2 घंटे आराम करें और अपने शरीर को एक्लेमेटाइज होने दें। यदि आपके पास ऑक्सीमीटर हो तो यहाँ उससे ऑक्सीजन का लेवल चेक कर लें। ध्यान रखें कि यहाँ पर ऑक्सीजन की कमी के कारण आपका ऑक्सीजन लेवल कुछ पॉइंट्स कम हो सकता है। यह एक सामान्य बात है। यहाँ पर हमने अपने पूरे ट्रिप में पहली बार ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल किया। एक का 91, दूसरे का 87 और शेष 2 लोगों का 82 से 85 के बीच था। हम में से 2 लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर से ऑक्सीजन लिया लगभग 10 मिनट तक।
बाकी 2 लोगों ने नहीं लिया। इसके बाद पेंगांग लेक में अपने ठहराव के दौरान न तो किसी ने ऑक्सीजन लिया और न ही किसी तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ा। अगर आपको आवश्यकता लगे तो बेहतर है कि पेंगांग लेक जाने से पहले ही अपने कैंप में ऑक्सीजन ले लें। रेस्ट करने के बाद आप अपने कैब से ही पेंगांग लेक जाएं। फिर आप अपनी शाम वहीं बिताएं और अपने पीछे की पहाड़ियों में सूर्यास्त होते देखें। डिनर के बाद मोबाइल और टॉर्च अपने साथ ही रखकर सोएं। अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर सूर्योदय का आनंद ले सकते हैं, जिसका टाइम सुबह 5:25 पर होता है। यहाँ का सूर्योदय दर्शनीय होता है। आपको सामने की पहाड़ियाँ बिल्कुल काली दिखाई देंगी और पीछे की पहाड़ियाँ एकदम सुनहरी। आप ब्रेकफास्ट करने से पहले या बाद में पेंगांग लेक पर वॉक करने जाएं। यहाँ ध्यान रखें कि बहुत ही जल्दी धूप तेज हो जाती है। लेक के तट पर और 3 इडियट्स पॉइंट पर अपने फोटो खिंचाएं और पूरे मनोरम नज़ारे का आनंद उठाएं। जब वहाँ से लेह पहुँचें तो आप भी अपने परिवार को कुछ इस तरह का संदेश दें। All is well, भैया all is well। हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी साथ में दबा दें। धैर्य के साथ यह वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।